आज हम डीसी लोड लाइन और सर्किट एनालिसिस है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर हमने यूज करना है तो उसके लिए हमको बाइसिंग करनी पड़ती है। बाइसिंग मीन्स उसके इनपुट जंक्शन को और आउटपुट जंक्शन को हमने वोल्टेज से कनेक्ट करना होता है। उसको हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज देनी होती है सो दैट ए करंट विल फ्लो, कलेक्टर करंट विल फ्लो। तो मेन जो ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है कि कलेक्टर करंट है या नहीं है। अगर कलेक्टर करंट नहीं है इसका मतलब कोई भी चार्ज कैरियर है आपके एमीटर से कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा ट्रांजिस्टर को अगर हमने स्टडी करना है तो ट्रांजिस्टर के बारे में हमको उसकी एप्लीकेशन के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आनी चाहिए। तो आज हम ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग होती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को डिस्कस करने के लिए हमको डीसी लोड लाइन, किसी भी सर्किट के लिए किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए डीसी लोड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को डीसी लोड लाइन पता है तो वो इजीली उस ट्रांजिस्टर को यूज कर सकता है किसी भी एम्पलीफायर या ओसिलेटर को में यूज कर मतलब कि यूज करने के लिए। उस ट्रांजिस्टर को यूज करना है अगर एज ए एम्पलीफायर और ओसिलेटर तो इजीली वी कैन डू दिस इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ बाइसिंग। तो बाइसिंग के लिए पहले हमको डीसी लोड लाइन और उसका एनालिसिस समझना पड़ेगा। तो जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन को समझने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन है। कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है। और मोस्टली जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो एज ए कॉमन एमीटर यूज होता है। तो हम कॉमन एमीटर को आज पहले हम कॉमन एमीटर को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ए कॉमन एमीटर configuration transistor. So this is, if we consider this is PNP transistor, so this is P, this is N and this is P, और ये this is collector, this is emitter and this is base. तो P N base है, base को हमने फोर्ड बायस करना है। तो अगर base को फोर्ड बायस करना है तो this is नेगेटिव एंड this is पॉजिटिव। और ये हमारे पास RL एक लोड रेजिस्टेंस है और इसको हमने रिवर्स बायस करना है। सो दिस इज P टाइप, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और यहां से इन दो पॉइंटों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमीटर। सो दिस वोल्टेज इज VCE, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर जो होगी वो VCE के इक्वल होगी। यानी कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज है वो VCE के इक्वल है। अगर यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं, इफ KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, सो दिस इज करंट IC, तो हियर करंट इज फ्लोइंग IC। So this is IC RL, V is equal to IR. This is VCE plus में VCE and this is equal to this battery. And we say जो हमने ये बैटरी अप्लाई की है, this is VC is equal to VCC. So from here VCE is equal to VCC minus IC and RL. So this is VCC IC. VCC is equal to VC is equal to voltage drop across this emitter and collector is VCC. This is equal to VCC minus IC RL. IC is the current flowing. So we know this VCC is constant. This VCC is constant and also this RL is constant. So here we have variable, this VCE, this is variable and this IC is variable. So if we plot a graph, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं between VCE and IC. So VCE and IC अगर हम ग्राफ लोड करते हैं तो on this at this point this IC is equal to 0. So if we put in this equation, say this is equation 1, if in this equation we put this IC is equal to 0, if this IC is equal to 0 then this VCE
this VCE is equal to VCC, and if at this point, so along this line IC is changing and VCE is equal to 0. So if we put VCE is equal to 0, if we put this VCE is equal to 0, then this IC is equal to, this is VCC upon RL. So we have 2 points. One is IC is equal to 0, VCE is equal to VCC. So if we consider this is VCC, अगर ये point VCC है and this is the maximum value of IC, means this is IC maximum है, this point is IC maximum and this point is VCC. So this is a straight line, and this straight line represents the voltage drop across this collector and emitter and current flowing through this resistance, and this is a straight line whose slope, अगर हम इसका slope consider करें तो इसका जो slope होगा, this is equation of line and its slope is equal to this one, this is minus IC RL. तो अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना है IC वर्सेस VCE, तो जो ग्राफ ये जो स्लोप होगा वो -1 में RL के इक्वल होगा. तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू -1 में RL के इक्वल होगा. मीन्स इट डिपेंड अपॉन दिस लोड. अगर हम इस लोड को वेरी करते हैं तो ये जो DC लोड लाइन होगी ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. आल्सो दिस डिपेंड अपॉन दिस IC. अगर इस IC कलेक्टर करंट है, अगर ये वेरी करता है, करंट कलेक्टर करंट कैसे वेरी करता है, अगर हम इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है 10 वोल्ट की जगह पे अगर हम 20 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो VCC इंक्रीज होगा. अगर VCC इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारा मैक्सिमम कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड द स्लोप ऑफ दिस लोड लाइन विल आल्सो चेंज, वो भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. अगर VCC को सेम रख चेंज करेंगे तो हमारे पास ये IC है, ये भी चेंज हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर इफ वी वांट टू अप्लाई ए सिग्नल, अगर हमने इसके ऊपर एक सिग्नल अप्लाई करना है जो कि हम एम्पलीफायर के केस में करते हैं, देन देयर इज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IC कोरिस्पॉन्डिंग टू VCE. एक पर्टिकुलर VCE वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर VCE की वैल्यू के लिए एक गिवन ट्रांजिस्टर में IC इज फिक्स एंड दिस इज IC. So this for a particular constant VCE, for a given VCE, there is a particular value of IC, and this point corresponding to constant VCE and IC, this is called Q point. इसको हम बोलते हैं Q point, क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं. This is called Q point और क्यूसेंट पॉइंट. और यहाँ पर हमने सिग्नल को ऑपरेट करना है, so this is also called operating point. So Q point and operating point. Now, if we consider this is the case of a common emitter configuration, then this represents output configuration like this. And here this region is called saturation region. Why this region is called saturation region? Because the quiescent point, this point may lie in this region if there is some specific condition of biasing. So how they have two junction, one is called input junction and another is output junction. Input junction and output junction. हम अगर इनपुट जंक्शन को भी फोर्ड बायस करते हैं और रिवर्स जंक्शन को भी फोर्ड बायस करते हैं. सो दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज आल्सो फॉरवर्ड बायस. अगर ये दोनों के दोनों फोर्ड बायस हैं, इनपुट जंक्शन भी फोर्ड बायस है और रिवर्स जंक्शन भी फोरवर्ड बायस है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो सैचुरेशन रीजन में होगा, सैचुरेशन रीजन में. अगर इनपुट जंक्शन फोरवर्ड बायस है, इनपुट जंक्शन इज फोरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस. तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होगी एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. एंड इफ दिस इनपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस, अगर इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस एंड आउटपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस,
input junction is reverse bias and output junction is forward bias, then quiescent point lie in this region and this region is called cutoff region. Cutoff region. So in this region, this is cutoff region. Okay, so if input junction is forward bias, output junction is forward bias, then transistor acts in saturation region. If input junction is forward bias, output junction is reverse bias, then diode will work between this point and this point, and this is called active region. And if input junction is reverse bias, output junction is forward bias, then the transistor works between this point and this point, and this is called cutoff region. And if both are reverse bias, if both junction are reverse bias, अगर दोनों के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हैं तो ट्रांजिस्टर आपका इस रीजन में वर्क करेगा, इन बिलो दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड इनवर्स रीजन. इस रीजन को हम बोलते हैं इनवर्स रीजन. तो कभी भी किसी भी ट्रांजिस्टर से हमने वर्क कराना है तो इट शुड नेवर बी इन रिवर्स रीजन. वो इनवर्स रीजन में नहीं होना चाहिए, यानी कि इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों के दोनों रिवर्स बायस नहीं होने चाहिए. द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड फॉर बेस्ट आउटपुट, और जब भी हम एम्पलीफायर की फॉर्म में ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, सो वी ऑलवेज एडवाइज टू बायस द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन में हमने उसको बायस को ऐसे अप्लाई करना है कि जो क्विसेंट पॉइंट है, दिस व्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में हो. अगर एक्टिव रीजन में है तो जो सिग्नल होगा बिना किसी डिस्टॉर्शन के होगा. अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा क्विसेंट पॉइंट एक्टिव रीजन में है तो जो एम्पलीफायर के जो सिग्नल होंगे, आउटपुट जो एम्पलीफाइड सिग्नल होंगे वो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन में होंगे. तो इसके लिए हमको वर्किंग कि कैसे हम क्विसेंट पॉइंट की ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करें कि हमारी जो आउटपुट है वो अनडिस्टॉर्टेड हो. तो इसके लिए आपको सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, वो आपको ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट पर सिलेक्ट करना होगा कि हमारी जो एम्पलीफायर की आउटपुट हो वो अनडिस्टॉर्टेड रहे. तो कैसे हम सिलेक्शन करते हैं उसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट लेट अस कंसीडर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर देखें, सो दिस इज VCE, here we have VCE, here we have IC, and say this is IC maximum, this is IC maximum, and this is VCC maximum. And if IB is equal to 0, this is corresponding to IB is equal to 0, then these represent various output of कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. और अगर हम यहां पर लोड लाइन ड्रॉ करें, देन लोड लाइन इज लाइक दिस. ओके, नाउ हमने डिस्कस करना है कि हम जो क्विसेंट पॉइंट है उसको कहां पर सिलेक्ट करें. मींस क्विसेंट पॉइंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज विच गिव ए कांस्टेंट कलेक्टर करंट, एंड दिस पॉइंट में बी कंसीडर एज एट दिस पॉइंट. एक तो हमने यहां पर कंसीडर किया ए बी, this is B and this is C. So 3 पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं, और say this is 5 मिली एम्पियर, this is 10 मिली एम्पियर and this is 20 मिली एम्पियर. तो 3 पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं and we want to डिस्कस कि किस पॉइंट पे जो सिग्नल होगा वो अनडिस्टॉर्टेड होगा. So say a signal is incident here at point A. So at point A, if AC signal is like this, so AC signal is like this, AC signal is like this, and here output will be like this. Output जो होगी वो आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी. ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका कट रीजन होगा, और उसके बाद में आपको आउटपुट मिलेगी लाइक दिस. और इसमें भी जो आउटपुट होगी, आउटपुट इज लाइक दिस. तो हमारी जो आउटपुट होगी वो ओनली दिस पोर्शन में होगी. इसमें भी हम देखेंगे कि आपका
ये जो सेकेंड हाफ इतना कैंसिल हो गया है और फर्स्ट हाफ जो है वो इतना कैंसिल हो गया है, मीन्स द आउटपुट इज डिस्टोर्टेड। सो दिस ए पॉइंट मीन्स ए पॉइंट हमने कहां पर सिलेक्ट किया है, नियर टू सैचुरेशन रीजन। ए पॉइंट है हमारा नियर टू सैचुरेशन रीजन। तो कभी भी अगर हमने क्वेश्चन पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो सैचुरेशन रीजन के आसपास सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस पॉइंट। So at this point, if we consider this is a input signal, then at this point, the input signal is like this, okay, but in this region there is no output, okay। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ में जो हमारा ये जो सिग्नल है ये कट ऑफ रीजन में आया है, तो अगर ये कट ऑफ रीजन में आया है तो इससे कोरिस्पॉन्डिंग हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट कोरिस्पॉन्ड नियर टू कट ऑफ रीजन। सो पॉइंट सी कहां पर है, ये है पॉइंट सी है आपका नियर टू कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन के आसपास भी हमको कभी भी क्वेश्चन पॉइंट है वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। नाउ कंसीडर दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज बी, तो हियर इनपुट सिग्नल इज लाइक दिस, और एंड हियर इनपुट सिग्नल मींस वी गेट इनपुट सिग्नल फॉर बोथ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ if it is incident at B. So this point B is mid of the active region। कि mid of the active region है, उसके अंदर अगर हम क्वेश्चन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं mid of the active region means this is 0 and this is VCC, so this point is VCC by 2 and at this point जो करंट होगा this is IC maximum by 2 के इक्वल होगा। तो अगर किसी भी ट्रांजिस्टर की अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट एट द मिड ऑफ द एक्टिव रीजन कंसीडर करते हैं, दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट, और उसमें कोई भी जो आउटपुट होगी एम्पलीफायर की वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगी। इफ यू नो द BCC, then the quiescent point corresponding to BCC by 2, if you know IC maximum, then the quiescent point is corresponding to IC maximum by 2, means at the center of mid of the active region। then the question is कि क्वेश्चन पॉइंट को मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। आप मिड पॉइंट से थोड़ा अबो साइड और थोड़ा बिलो भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिड जो एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ द एक्टिव रीजन है, क्वेश्चन पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द एक्टिव रीजन सिलेक्ट करते हैं। और एक्टिव रीजन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका कि आपके इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन है वो किस तरह से बायस्ड है, दोनों इनपुट और आउटपुट रिवर्स बायस है या फोरवर्ड बायस है, या एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स है, या एक रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड है। वी हैव 4 पॉसिबिलिटी, ओके। सो अगर हम बायसिंग को चेंज करते हैं, तो उससे हमारा जो कलेक्टर करंट है वो क्या करता है, वेरी करता है। और कलेक्टर करंट देखो, बायसिंग का पर्पज क्या है कि हमको एक कांस्टेंट कलेक्टर करंट मिले फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज, और अगर कलेक्टर करंट वेरी करता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इसका मतलब आपका जो आउटपुट होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट होगी। और इस आउटपुट कलेक्टर करंट है, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सम सर्किट, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट। तो बायसिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, देखो बायसिंग सर्किट का जो पर्पज है वो नंबर 1 आपको आईसी है उसको कांस्टेंट करना है, एक पर्टिकुलर एट गिवन बीसीई, एक गिवन बीसीई के ऊपर आईसी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और आईसी कैसे चेंज हो सकता है, देयर आर 3 इफेक्ट, वन इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर किसी ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, देन मोर एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड विल ब्रेक। अगर मोर एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से चार्ज कैरियर आपके पास बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज, तो उससे जो स्टेबलाइजेशन है वो क्या होती है, वो अफेक्ट होती है। आल्सो अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो रिवर्स बायस करंट है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम बताएं डिस्कस करें कि जो आईसी है, आईसी कलेक्टर करंट जो होता है वो बीटा आईबी प्लस में आईसी ओ के इक्वल होता है। बीटा इज द करंट गेन, IB is the base current and ISO is reverse saturation current। रिवर्स सैचुरेशन करंट किस वजह से होता है, जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतना ही रिवर्स बायस जो करंट होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा वो इंक्रीज होगा। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है तो उससे कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कलेक्टर मीन्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो कलेक्टर टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कलेक्टर क्या हो जाता है, कलेक्टर करंट वेरी करता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए वी रिक्वायर बायसिंग सर्किट। नंबर 2 कि चेंज ऑफ ट्रांजिस्टर, चेंज ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर हमने ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है और उस सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है तो उस ट्रांजिस्टर को हमने चेंज करना है विद न्यू वन। और ऐसा करने के लिए हम कोई भी ट्रांजिस्टर उठाएंगे उससे कुछ ना कुछ जो बीटा पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। और अगर यहाँ पर बीटा पैरामीटर इंक्रीज हो गया तो आईसी इंक्रीज हो जाएगा, और बीटा अगर डिक्रीज हो गया तो आईसी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इन बोथ केसेस जो आईसी है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट विल चेंज। और हम चाहते हैं ऐसा सर्किट जिसके अंदर कलेक्टर करंट चेंज ना हो, हमारी आउटपुट क्या रहे, प्रॉपर रहे। तो हमको अपने जो सर्किट हैं, अपनी आउटपुट मींस कलेक्टर करंट जो है उसको इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर बनाना है और इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ट्रांजिस्टर बनाना है। एंड फॉर बोथ दीज पर्पस वी यूज सम सर्किट एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट। थर्ड वन इज कि वी डिफाइन स्टेबिलिटी पैरामीटर, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर। इट इज नोटेड बाय से अल्फा। अल्फा को हमने क्या कहा, अल्फा हमने कंसीडर किया है कि अल्फा क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर। और से एस प्राइम, सॉरी दिस इज एस। सो दिस एस इज इक्वल टू आईसी अपॉन में डेल्टा आईसी अपॉन में डेल्टा आईसीओ कि चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। और डेल्टा आईसी अपॉन में डेल्टा बीटा। डेल्टा बीटा मीन्स अगर हम ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं तो उसका बीटा पैरामीटर क्या होगा, चेंज होगा, उससे भी कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड वन कि कलेक्टर करंट आल्सो वेरी विद डेल्टा बी सी ई कि जो ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होती है उसके चेंज होने से भी, उसके चेंज होने से भी आपका जो कलेक्टर करंट है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो वी हैव थ्री फैक्टर, वन इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, अगर इनकी चेंज होता है तो आपका आईसी चेंज होगा। अगर हमारा बीटा पैरामीटर यानी कि ट्रांजिस्टर चेंज होता है तब भी स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज होगा। एंड थर्ड वन, अगर इनपुट में कोई भी वेरिएशन है, इनपुट वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से भी आईसी है, कलेक्टर करंट है, वो वेरी करेगा। सो वी रिक्वायर सम सर्किट जो इस तरह की जो फ्लक्चुएशन है, जो चेंजेस है, उससे हमारे एम्पलीफायर की आउटपुट है उसको इंडिपेंडेंट कर दे, एंड दैट इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बायसिंग सर्किट। टिल देन बाय बाय।